फैट्स के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। और फैट्स के बारे में भी बातचीत करेंगे। उससे पहले हम बातचीत करेंगे जो भी हम आज खा रहे हैं, जिस तरीके का खाना खा रहे हैं वो कैसा है, वो क्या खा रहे हैं। व्हाट्स ऑन योर प्लेट, आपकी प्लेट के अंदर क्या चीज है। सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि आज हम जो भी खा पी रहे हैं तो कौन सी चीजें खा रहे हैं, क्योंकि यू आर वॉट यू ईट। बहुत फेमस कहावत है कि आप जो खाते हैं आप वही बनते हैं। तो इसलिए आज हम बातचीत करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या है हमारी प्लेट के अंदर। क्योंकि बहुत बार होता है, हम में से ज्यादातर लोग होते हैं जब वेइंग मशीन पे इस तरीके से खड़े होते हैं और देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये वेइंग मशीन बता रही है कि वेट इज टू मच। और हम में से बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए। और ये सिर्फ हमारी और आपकी बात नहीं है, पूरी दुनिया में आज ओबेसिटी जो है वो ग्लोबल एपिडेमिक की तरह से फैल रही है। बहुत तेजी से ये एपिडेमिक बढ़ रही है और यही वजह है कि हम थोड़ा ज्यादा कंसर्न होते हैं। और क्यों होती है ये ओबेसिटी? तो कहीं ना कहीं जब हम हाई कैलोरी इनटेक कर रहे होते हैं, जब हम ज्यादा खाना खा रहे होते हैं, जरूरत से ज्यादा कैलोरीज ले रहे होते हैं और उससे कम बर्न कर रहे होते हैं सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, तो हमारा वेट बढ़ना शुरू होता है। कई बार कुछ सर्टेन मेडिकेशन जैसे कि स्टेरॉयडल मेडिकेशन से भी वेट गेन होता है। और कभी हार्मोनल इश्यूज कुछ लोगों को होते हैं तब भी वेट गेन होता है। लेकिन प्राइमरीली अगर देखें तो ज्यादा कैलोरी इनटेक, यानी ज्यादा जब हम फूड में जितनी भी कैलोरीज ले रहे हैं, जब ज्यादा कैलोरी इनटेक और कम बर्निंग होती है तभी हमारा वेट गेन स्टार्ट होता है। और अगर हमने इसको टाइम पे नहीं इसको ध्यान दिया तो क्या होता है, अगर हमारा वेट इसी तरीके से तेजी से बढ़ता रहा और ओबेसिटी बढ़ती रही तो उसकी वजह से हार्ट डिजीज, लिपिड प्रॉब्लम, आपके ब्लड के अंदर लिपिड्स का ज्यादा जमा होना, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, डिमेंशिया यानी याददाश्त कमजोर होना, कैंसर होना, ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओडी आपने सुना होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या फिर फैटी लिवर होना। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम फेस करना शुरू कर देते हैं अगर हमने अपने वेट को कंट्रोल नहीं किया तो। और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं हम सोचना शुरू करते हैं, जब हम थोड़ा अवेयर होते हैं कि हमें अपने वेट को हेल्दी रेंज में रखना इम्पोर्टेंट है, और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ज्यादा रिस्क की तरफ बढ़ रहे हैं इन बीमारियों से। और जब हम सोचना शुरू करते हैं तो सबसे पहले सोचना शुरू करते हैं फैट्स के बारे में, क्योंकि फैट्स जो है वो कैलोरी डेंस होती हैं, फैट्स में सबसे ज्यादा कैलोरी होती है। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं कई बार उसमें फैट का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से कैलोरी लोड हमारे खाने का बहुत बढ़ जाता है और जिसकी वजह से वेट गेन की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला जो टारगेट होता है, हमें लगता है कि हमें अपने खाने से फैट को कम करना चाहिए। और ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि फैट के हर 1 ग्राम के अंदर 9 कैलोरीज होती हैं। और इसीलिए जब हम वेट कंट्रोल करने के लिए और हेल्दी वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब ज्यादा हेल्दी फूड की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम फैट्स को रिमूव करते हैं, क्योंकि फैट्स सबसे ज्यादा कैलोरी डेंस होते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि क्या हमें सारे तरीके के फैट्स को बंद कर देना चाहिए अगर हम वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम हेल्दी ईटिंग की बात कर रहे हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि फैट्स एक्चुअली 2 तरीके के होते हैं। एक हेल्दी फैट्स होते हैं, दूसरे अनहेल्दी फैट्स होते हैं। तो क्या होते हैं ये हेल्दी फैट्स, क्या होते हैं ये अनहेल्दी फैट्स, कौन कौन से होते हैं, हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए, आज की बातचीत हमारी इसी के ऊपर फोकस्ड होगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये हेल्दी फैट क्या होते हैं, क्यों लेना जरूरी है, क्यों ऐसा होता है कि अगर हम अपने डाइट में फैट को कंप्लीटली बंद कर दें तो कुछ महीनों बाद हम देखेंगे कि हमारी बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती है, बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फैट्स के हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो जिसकी वजह से हमारी बॉडी रन करती है। जैसे फैट्स जो है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिजर्व का काम करते हैं, और ये बात हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं। और इसीलिए हमें लगता है कि अगर हम फैट को खाना कंप्लीटली बंद कर देंगे तो हमारी बॉडी जो ये जमा हुआ रिजर्व है इसको यूज करेगी
और हमारा फैट बर्न हो जाएगा। और हम कंप्लीटली अगर फैट को बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रोसीजर भी पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि बॉडी का सारा फैट इमीडिएटली बर्न नहीं हो पाता है। लेकिन हमारी बॉडी को जिस तरीके के फैट्स की जरूरत है वो उसे नहीं मिल रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ब्लॉक हो जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या रोल है फैट्स और क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये फैट्स हैं जो हमारे स्किन के जस्ट नीचे एक लेयर बनाते हैं और ये हमें कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे ब्रेन को काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा शब्द है, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जो हमें डरावनी लगती है, जो हमें लगता है कि कोलेस्ट्रॉल मतलब कोई बुरी चीज होती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छी चीज है। बस प्रॉब्लम ये है कोलेस्ट्रॉल के साथ कि अगर ये हेल्दी रेंज में है तो तभी ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारी बॉडी की जरूरत का कोलेस्ट्रॉल हमारा शरीर खुद बना लेता है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका हेल्दी रेंज में रहना जरूरी है, क्योंकि ब्रेन को काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है, हार्ट की फंक्शनिंग के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। साथ ही साथ फैट जो है ये हमारी सारी बोन्स और जॉइंट्स के लिए कुशनिंग का काम करता है, और ये फैट की जो लेयर है, जो कुशन है, ये आपको चोट लगने से, इंजरी से बचाता है। आपकी सेल मेम्ब्रेन्स, आपका जो पूरा शरीर है वो एक एक सेल से मिलकर के बना हुआ है, और इन सेल्स की जो मेम्ब्रेन है, जो बाहर की लेयर है, मेजॉरिटी इसका फैट से बना हुआ है। आप यहाँ पे जितना पर्पल कलर के ब्लॉक्स देख पा रहे हैं ये सारे फैट से बने हुए हैं। तो आपके सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेजरली फैट से बनी हुई है, और अगर हम सही तरीके के फैट्स नहीं ले रहे होते हैं तो ये स्टिफ होना शुरू हो जाती है, कड़ी होने लगती है। और ये सेल मेम्ब्रेन ही वो चीज है जो ये डिसाइड करती है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन सी चीजें हमारे सेल के अंदर जाएंगी और कौन सी चीजें बाहर निकलेंगी। अब अगर इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है, तो बहुत सारे हम न्यूट्रिएंट खा भी रहे हैं, बहुत अच्छा खाना खा भी रहे हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारी सेल के अंदर प्रॉपर तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन स्टिफ हो गई है। तो इसलिए आपकी सेल की सही फंक्शनिंग के लिए, सेल के अंदर से और जो अंदर वेस्ट मटेरियल बन रहा है वो सही तरीके से बाहर निकल पाए, और बाहर जो न्यूट्रिएंट है वो सही तरीके से अंदर पेनिट्रेट कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि हमारी सेल वॉल जो है, सेल मेम्ब्रेन जो वो फ्लेक्सिबल बनी रहे। और सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए सही तरीके से फैट्स को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ कुछ फैट्स ऐसे होते हैं जो हार्मोन्स का काम करते हैं, इनको स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में और साथ ही साथ एड्रिनलिन ग्लैंड से जितने भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स निकलते हैं, ये सारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैट्स का एक और काम होता है, ये हमारी नर्व सेल की पिक्चर आप देख पा रहे हैं, और नर्व सेल, ये एक नॉर्मल नर्व सेल के चारों तरफ आप देखेंगे जो पर्पल कलर की माइलिन शीट है, ये एक्चुअली फैट की एक लेयर होती है। और ये फैट की लेयर बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी का वायर देखा होगा जो आपके घरों में होता है, जिसके ऊपर प्लास्टिक की एक कोटिंग होती है, और अंदर की तरफ जो नर्व होती है उसको आप कॉपर वायर की तरह समझ सकते हैं। ये नर्व्स होती हैं जो हमारे नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं, और ये माइलिन शीथ की वजह से नर्व इम्पल्स बहुत तेजी से इफेक्टिवली हम एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी कर पाते हैं, और हमारा इम्पल्स एक्शन जो होता है वो फास्ट होता है। लेकिन अगर हम सही तरीके के फैट्स कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर ये नर्व सेल्स के ऊपर जो माइलिन शीथ है ये डैमेज होना शुरू हो जाती है, और ये जो नर्व इम्पल्स है ये सही तरीके से इफेक्टिवली कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता है, ये बीच बीच में से लीक आउट होने लगता है, और इसी कंडीशन को कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जिस भी नर्व में, बॉडी के जिस ऑर्गन में ये प्रॉब्लम हो रही है वहां पे हम इसके सिम्टम्स को फील करेंगे। जैसे अगर आईज की नर्व्स में ये प्रॉब्लम आ रही है तो ब्लर्ड विजन हो जाएगा, या हेयरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, फटीग हो सकता है, थकान बहुत ज्यादा लग सकती है।
तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि फैट्स के कितने इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। इसके साथ ही साथ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितने सारे विटामिन खा ले रहे हैं, ये फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टोर करने के लिए बॉडी के अंदर फैट का होना बहुत जरूरी है। तो ये जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं बॉडी के अंदर, जो एडिपोज टिश्यू है या लिवर के अंदर, ये विटामिन जहां पे भी फैट होता है वहां पे ये स्टोर्ड फॉर्म में होते हैं और जरूरत पड़ने पर ये हमारे काम आते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि फैट्स के कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट से दिखने वाली चीज है, जिसको आज तक हम शायद अपना दुश्मन समझते थे, हमें लगता था कि सारे तरीके के फैट्स हमें नुकसान पहुंचाते हैं, अब थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये फैट्स, ये लिपिड्स आखिर होते क्या है। तो ये एक ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनते हैं। और फैट्स जो है हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, मतलब पानी में घुलने वाली चीज नहीं होती है, ये हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं। और जनरल टर्म में इसको ऑयल्स, फैट्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल, कई तरीके की कैटेगरीज में जाना जाता है। तो आज हम इन्हीं फैट्स और लिपिड्स के बारे में जानेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं और कौन से वाले हमारे लिए बेहतर तरीके से काम करते हैं। तो मोटा मोटा देखा जाए तो फैट्स 4 तरीके के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट में आप देखेंगे कि कार्बन की एक चेन, हर एक फैट में कार्बन की एक चेन होती है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब कार्बन की जो चेन है वहां पे आप देख पा रहे होंगे सैचुरेटेड फैट्स में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, यानी कि सारे ही कार्बन के बॉन्ड्स वो सैचुरेटेड होते हैं हाइड्रोजन के द्वारा। ये फैट्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड का मतलब कि जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है, तो उनको मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स को अगर देखें तो इनके अंदर एक से ज्यादा कार्बन में डबल बॉन्ड्स होते हैं और ये भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद आती है ट्रांस फैट्स की बात। और ट्रांस फैट्स वो फैट्स होते हैं जिनको आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है, नेचर में भी पाए जाते हैं और आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है। जब पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स को हाइड्रोजनेट करते हैं, उसको हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, तो भी ट्रांस फैट्स बनते हैं। और ये जो ट्रांस फैट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो कोई भी फैट जब हम खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो फैट जो है डाइजेशन के बाद फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब ये फैटी एसिड्स को अगर देखें तो आज तक 300 से ज्यादा तरीके के फैटी एसिड्स की पहचान की जा सकी है। और अच्छी बात यह है, गुड न्यूज ये है कि हमारे शरीर को जिन जिन फैटी एसिड्स की जरूरत होती है वो सारे हमारा शरीर खुद बना लेता है। सिर्फ और सिर्फ 2 फैटी एसिड्स ऐसे हैं जो हमारा शरीर नहीं बना सकता है और इसीलिए इन 2 फैटी एसिड्स को कहते हैं इसेंशियल फैटी एसिड्स, क्योंकि इन्हें हमें सिर्फ डाइट से ही लेना होता है, ये हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता है। और कौन से हैं वो 2 फैटी एसिड्स? वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। तो क्योंकि इसे हमारा शरीर नहीं बना सकता है, तो जब भी जो भी हम खाना खाते हैं, हमारे दिन भर की डाइटरी इंटेक में जितना हम फैट खाते हैं उसका 10%, कम से कम 10% इन इसेंशियल फैटी एसिड्स से आना चाहिए, ताकि हमारा डाइट में फैटी एसिड्स का बैलेंस बना रहे। और इन फैटी एसिड्स को देखें, इनका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो जैसा मैंने बताया कि फैटी एसिड्स 2 तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं, जैसा मैंने बताया कि सिर्फ 2 ही फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको हमारा शरीर नहीं बना पाता है, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। तो ये जो सैचुरेटेड फैट्स हैं इनको हमारा शरीर बनाने में सक्षम होता है, इनको हम खुद बना सकते हैं। और इसीलिए सैचुरेटेड फैट्स को लेना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है हमारे शरीर के लिए। हम इन्हें नहीं भी खाएंगे तो भी हमारा शरीर उन्हें खुद बना लेगा। फिर आते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स के ऊपर। अनसैचुरेटेड फैट्स भी 2 तरीके के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड में एक कार्बन डबल बॉन्ड होता है और बेसिकली ओमेगा 9 ऑयल्स आते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर। और अच्छी बात यह है कि हमारा शरीर ओमेगा 9 ऑयल्स को खुद बना लेता है।
अब देखते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसके अंदर आते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6। इनमें से भी ओमेगा 6 ऑयल्स को देखें तो ये दोनों ही एक्चुअली ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों ही हमारे लिए एसेंशियल है, तो दोनों ही हमें डाइट से लेना जरूरी होता है। ओमेगा 3 जो है ये कई फॉर्म्स में पाया जाता है, तो इसकी जो मेन 3 फॉर्म्स हैं वो हैं EPA, DHA, ALA। तो आइए देखते हैं ये क्या होती है EPA, DHA, ALA। तो पहला है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो है ALA कहते हैं इसको शॉर्ट में। और जितने भी प्लांट ऑयल्स, जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जितने भी प्लांट सोर्सेज हैं ओमेगा 3 के, वहां पे ये ओमेगा 3 ALA के फॉर्म में पाया जाता है। और ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड ये जो है ये बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता है, हमारा शरीर इसको इस फॉर्म में यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि एनिमल्स के लिए जो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होता है वो होता है EPA एंड DHA। तो क्या करता है हमारा शरीर, जब हम खाते हैं, जब हम प्लांट सोर्सेज से ओमेगा 3 लेते हैं, ALA के फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है और हमारा शरीर उसको EPA और DHA में कन्वर्ट करके यूज करता है। लेकिन थोड़ा कंसर्न वाली बात यह है कि ये जो कन्वर्जन का जो रेशियो है, कन्वर्जन का रेट है, वो बहुत ही इनएफिशिएंट होता है, क्योंकि जितना भी आप ALA खाते हैं उसका 20 to 30% ही EPA में कन्वर्ट हो पाता है, और जितना भी आप ALA खाते हैं उसका 5 to 10% ही DHA में कन्वर्ट हो पाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि हो सकता है आपने ओमेगा 3, क्योंकि ALA भी एक ओमेगा 3 का ही फॉर्म है, तो आपने ओमेगा 3 तो कंज्यूम किया, हो सकता है आपने 100 mg 100 mg ओमेगा 3 कंज्यूम किया, लेकिन आपकी बॉडी में यूजेबल फॉर्म में वो सिर्फ 20 ग्राम ही बन पाया, क्योंकि कन्वर्जन इनएफिशिएंट है। फिर आते हैं EPA के ऊपर, इकोसापेंटेनोइक एसिड, इसको शॉर्ट में EPA कहते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन है वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको इकोनॉइड्स कहते हैं। और ये इकोनॉइड्स जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को रोकते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब कहीं भी जो डैमेज है, टूट फूट है, सूजन है, घाव है, इन सारी चीजों को होने से रोकते हैं, यानी कि आपके शरीर में डैमेजेस होने से बचाते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन ही वो चीज है जहां से सारी बीमारियों का जन्म होता है। तो अगर आप EPA अच्छी मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो ये आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां होने से बचाता है, और साथ ही साथ ये डिप्रेशन के सिम्टम्स को भी रिड्यूस करता है। इसके बाद देखते हैं डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, जिसको शॉर्ट में DHA कहते हैं। और DHA को अगर देखें तो हमारे ब्रेन का 8% DHA से बना हुआ होता है, और ये DHA ब्रेन के डेवलपमेंट और फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ग्रोइंग फेज में होते हैं, उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, इसीलिए बच्चों के लिए DHA ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थे ओमेगा 3 के 3 फॉर्म्स जिसके बारे में हमने जाना। अब किन सोर्सेज में मिलते हैं, कहाँ मिलेगा, क्या खाएंगे तो ये ओमेगा 3 हमें मिलेगा। तो फूड सोर्सेज की अगर बात करें तो फैटी फिश और स्पेशली कोल्ड वाटर फिश जो होती हैं उनके अंदर ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठंडे पानी में होने वाली जो मछलियां होती हैं, अगर उनको आप ताजा कंज्यूम करते हैं तो ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में मिलता है। लेकिन इंडियन कंडीशंस में ये काफी मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ कोल्ड वाटर नहीं होता है। तो जो फिश आप कंज्यूम करते हैं उसमें ओमेगा 3 का मात्रा होता है, लेकिन वो मात्रा इससे कम होती है जितने की कोल्ड वाटर फिश में होती है। तो ये हो गई फिश के बाद। इसके बाद बहुत सारे नट्स एंड सीड्स के अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है, जैसे कि फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, और भी वॉलनट्स है, नाटो और टूना, अलग अलग तरीके के फिश में और डेयरी में, इन सब में ओमेगा 3 पाया जाता है। ओमेगा 3 का एक बहुत अच्छा सोर्स, जो सबसे बड़ा सोर्स हमारे खाने में जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला सोर्स है वो है कुकिंग ऑयल्स। तो कुकिंग ऑयल्स से हमारे फूड के अंदर फैटी एसिड्स आते हैं, और कुकिंग ऑयल्स हमें कौन से चूज करने चाहिए इसके बारे में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आज हम इसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे,
और आपके सामने कुछ ऑयल्स हैं, ऑयल्स के नाम लिखे हुए हैं। ये ऑयल्स आपके लिए कुकिंग के लिए हेल्दी माने जाते हैं, क्योंकि कंज्यूम करने के लिए वो ऑयल्स हेल्दी हैं जिनके अंदर ओमेगा 3 की मात्रा अच्छी होती है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों ही हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जिन ऑयल्स के अंदर पाया जाता है वो ऑयल्स हमारे लिए अच्छे होते हैं। लेकिन जब कुकिंग की बात आती है तो सिर्फ ओमेगा 3 की मात्रा होना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कुकिंग में एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो है ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट। और स्मोकिंग पॉइंट क्या होता है? स्मोकिंग से आपको याद आ रहा होगा, आपने सुना होगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब स्मोकिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो हम स्मोकिंग से बचते हैं कई बार। लेकिन क्या आपको पता है कि स्मोकिंग में क्या होता है? स्मोकिंग में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है स्मोकिंग की वजह से, वही हमारी सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। जब हम कुकिंग करते हैं और ऑयल्स को यूज करते हैं तो ऑयल्स के अंदर भी उसी तरीके का एक प्रोसेस होता है, क्योंकि हर एक ऑयल का एक नॉकिंग पॉइंट होता है। नॉकिंग पॉइंट का मतलब उससे ज्यादा अगर हम गर्म करते हैं तो वो ऑयल बर्न हो जाता है, वो ऑयल डीनेचर हो जाता है। तो जिन ऑयल्स का नॉकिंग पॉइंट कम होता है, अगर हम उनमें कुकिंग करते हैं तो भले ही उसमें ओमेगा 3 ज्यादा था, लेकिन वो ओमेगा 3 डिस्ट्रॉय हो चुका है। और तो और स्मोकिंग पॉइंट कम होने की वजह से उसमें ऑक्सीडेंट्स बन गए हैं, फ्री रेडिकल्स बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं, जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाता है और कैंसर जैसी बीमारियां कॉज कर सकता है। तो इसीलिए अच्छे ऑयल्स अगर देखें तो मस्टर्ड ऑयल का और पीनट ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, ये कुछ ऐसे ऑयल्स हैं जिनका स्मोकिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। मस्टर्ड ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी हम खाना बनाते हैं उसमें 200-250 डिग्री, जब हम हाईएस्ट टेम्परेचर पे कोई चीज कुक करते हैं, जब हम रोस्ट करते हैं तो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। तो यानी कि मस्टर्ड ऑयल को या राइस ब्रान ऑयल को, पीनट ऑयल को, इन सबको हम किसी भी तरीके की कुकिंग में यूज कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल है, सिसमे ऑयल यानी तिल का तेल, तो ऑलिव ऑयल है, सिसमे ऑयल है, ये वाले जो ऑयल्स हैं इनको हम इनका नॉकिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है, तो इनको थोड़ी माइल्ड कुकिंग के लिए, इनको आप डीप फ्राई या इनको आप रोस्टिंग के लिए मत यूज करिए, इनको आप थोड़ी माइल्ड कुकिंग के लिए यूज करिए। बाकी फ्लैक्सीड ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसका नॉकिंग पॉइंट सबसे कम होता है, यानी ये सबसे जल्दी से बर्न हो जाता है। तो फ्लैक्सीड ऑयल आप कंज्यूम करिए, आपको अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 मिलेगा। लेकिन अगर आप इसमें कुकिंग करते हैं तो इसका ओमेगा 3 भी डीनेचर हो जाता है, उल्टा ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की कि जब हम कुकिंग के लिए ऑयल चूज करते हैं तो हमें दोनों चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि ओमेगा 3 भी हो और स्मोकिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। दूसरी चीज, कुकिंग ऑयल्स के साथ एक और चीज है कि अब हमने चूज किया कि ठीक है, स्मोकिंग पॉइंट देखा कि किसका ज्यादा है, हम वैसा ऑयल चूज करेंगे, लेकिन ये ऑयल आपका रिफाइंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑयल की रिफाइनिंग वो प्रोसीजर है जहां पे ऑयल को केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है, और इस केमिकल प्रोसीजर के दौरान उस ऑयल का ओमेगा 3 डिस्ट्रॉय हो जाता है और बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स उसमें बिल्डअप, बहुत सारे ट्रांस फैट्स बिल्डअप हो जाते हैं। तो इसलिए हमें रिफाइंड ऑयल नहीं यूज करना है, हमें क्या यूज करना है? कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल वो होता है जो आप मशीन पे ले जाते हैं और आपके सामने उसका तेल निकाला जाता है, वो है कोल्ड प्रेसिंग टेक्निक, जहां पे आपके जो ग्रेन्स हैं, जिसका भी ऑयल निकालना है, जो सीड्स हैं, उसको हीट नहीं किया जाता है या किसी केमिकल प्रोसीजर से नहीं उसका ऑयल निकाला जाता है, वो है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स को बहुत अच्छा होगा, बेस्ट तरीका होगा कि अगर आप सैलेड ड्रेसिंग या फिर भरते में आप ऐसे ऊपर से जब आप कच्चा तेल खाते हैं, वो आपके लिए बेस्ट होता है, वो आपके लिए सबसे अच्छा फायदेमंद होता है, क्योंकि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो है उसके अंदर प्रेजेंट जो ओमेगा 3 है वो आपको उसी तरीके से, उसी रॉ फॉर्म में आप कंज्यूम कर पाते हैं। तो ये तो हो गई रॉ ऑयल और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की। एक दिक्कत यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग फेस करते हैं
कि हम खरीदना चाहते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, कच्ची घनी सरसों का तेल, लेकिन जब हम खरीदने जाते हैं तो हम इस तरीके की न्यूज हमारे सामने बहुत सारी आती हैं जहां पे सरसों के तेल में या कोकोनट ऑयल, जो भी ऑयल आप यूज करते हैं, आप पाते हैं कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में एडल्टरेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है। क्योंकि रिसर्चेस भी कहती हैं कि कुकिंग ऑयल्स के अंदर साइनाइड्स पाए गए, कुकिंग ऑयल के अंदर दूसरे सस्ते ऑयल्स पाए गए। आर्जिमोन का ऑयल जो आपको पता है, ये बहुत ज्यादा मिलावट की जाती है हमारे जो भी खाने वाला हमारा तेल है उसके अंदर। तो प्योर ऑयल मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। बेस्ट प्रैक्टिस आपके लिए ये हो सकती है कि आप अपना मस्टर्ड खुद लेकर के जाएं, जहां पे कोल्ड प्रेसिंग टेक्निक से, जहां पे मशीन से तेल निकाला जाता है। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, आपकी हेल्थ के लिए ये बेस्ट होगा। दूसरा, एक और अच्छी चीज हमारे खाने के लिए, हमारे हेल्दी फैट होता है, वो है घी। घी हमारे लिए वाकई हेल्दी होता है क्योंकि ये एनर्जी का अच्छा सोर्स है, और अगर आप इसको लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो आपकी वेट लॉस जर्नी में भी ये आपकी हेल्प करता है। साथ ही साथ आपके विजन, आपकी आई हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। लेकिन अगेन फिर से वही बात कि कोई भी फैट, आप जो भी फैट खा रहे हैं, चाहे वो कितना भी हेल्दी है, चाहे आप बादाम खा रहे हैं, चाहे आप अखरोट खा रहे हैं, चाहे आप फ्लैक्सीड खा रहे हैं, या घी खा रहे हैं, या ऑलिव ऑयल खा रहे हैं, कोई भी फैट आप खा रहे हैं वो कितना भी हेल्दी है, लेकिन फिर भी उसमें अभी भी 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती हैं। तो इसलिए हमें ये हेल्दी फैट्स भी लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करने चाहिए। और जब भी आप अपने दिन भर का फैट कंज्यूम, जितना फैट खाया उसका कैलकुलेशन करें, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार होता है कि हमने जितना घी या तेल खाया सिर्फ हम उसको काउंट करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आपने जो और खाना भी खाया, हर एक फूड के अंदर अपना फैट होता है। तो उस फैट को हम कई बार कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। तो इसलिए कितना हम फैट इंटेक कर रहे हैं, इसके ऊपर जरूर हमें ध्यान देना चाहिए। अब घी की बात हमने की, घी में भी आप देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा अडल्ट्रेशन पाया जाता है, बहुत ज्यादा मिलावटी घी, नकली घी। अक्सर आप देखते हैं कि रेड में बहुत सारा ऐसी न्यूज आप लोग सुनते होंगे कि नकली या मिलावटी घी बहुत ज्यादा मार्केट में मिल रहा है। तो बेस्ट ये है, क्योंकि घी जो है वो सैचुरेटेड फैट होता है, तो अगर आपको प्योर घी मिल पाता है या आप अपने घर में बना पाते हैं तो अच्छी बात है, आप इसे खाइए। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं या प्योर घी आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो बेटर है कि इसको अवॉइड करें। तो यहाँ पे एक समरी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि कौन से फैट्स हमें खाने चाहिए। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है अनसैचुरेटेड फैट्स, जिसके अंदर पॉली एंड मोनो अनसैचुरेटेड दोनों फैट्स आते हैं, ये हमें कंज्यूम करनी चाहिए अच्छी मात्रा में। ज्यादा अपना जो जितना भी हम फैट खा रहे हैं दिन भर में, उसमें इसका एक अच्छा अमाउंट होना चाहिए। दूसरा जो कैटेगरी है सैचुरेटेड फैट्स की, लेकिन इसमें भी कई सारे हेल्दी फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, तो आप इन्हें भी कंज्यूम करिए, जैसे कि घी है, बटर है, या रेड मीट है, या हेवी क्रीम है, डेयरी प्रोडक्ट है, होल मिल्क है, ये सारी चीजें आप कंज्यूम करिए, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। और तीसरी जो कैटेगरी है उसके अंदर ट्रांस फैट्स आते हैं, उसके अंदर रिफाइंड ऑयल्स आते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजनेटेड फैट्स। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स वो होते हैं जो किसी भी वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करके, जो वनस्पति घी आते हैं मार्केट में, वो हाइड्रोजनेटेड फैट्स होते हैं। तो ये जो भी फैट्स होते हैं, या आइसक्रीम्स, आप देखें गर्मी का दिन आ रहा है, बहुत सारे लोगों को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद होता है, और अगर आपको लगता है कि सारी आइसक्रीम्स दूध से बनाई जाती हैं तो शायद आप बहुत बड़े गलत फहमी में हैं। कभी आप उस आइसक्रीम का लेबल पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये ज्यादातर जो बहुत कम ही आइसक्रीम्स ऐसी होती हैं जो डेयरी प्रोडक्ट से बनती हैं। ज्यादातर आइसक्रीम्स जो हैं वो वेजिटेबल ऑयल से, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल से उसका इमल्सिफिकेशन करके बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये जितने भी ट्रांस फैट्स हैं, हाइड्रोजनेटेड फैट्स हैं, आर्टिफिशियल फैट्स हैं, इन सब से हमें बचना चाहिए। तो जब हम थोड़ा थोड़ा ऐसी प्रैक्टिसेस करना शुरू करते हैं, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आज जितना भी हम फैट कंज्यूम कर रहे हैं, एक अच्छा रेशियो क्या होता है, ओमेगा 3 is to ओमेगा 6। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि 1:3 से 1:6 तक एक हेल्दी रेंज मानी जाती है। मतलब अगर आप एक पार्ट ओमेगा 3 कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर 3 to 6 पार्ट्स ओमेगा 6 कंज्यूम करते हैं, तो ये आपके लिए एक हेल्दी इनटेक है। लेकिन जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि ओमेगा 3 को देखें तो ये ज्यादा कोल्ड वाटर फिश में पाया जाता है। अब अगर हम इंडियन डाइट की बात करें तो हम वैसे भी फिश बहुत कम कंज्यूम करते हैं, और जो फिश खाते भी हैं वो हर रोज फ्रेश नहीं मिल सकती है, और जिनको फ्रेश मिलती भी है वो कोल्ड वाटर फिश नहीं होती है। तो इसलिए ओमेगा 3 का कंजम्पशन हमारे डाइट में बहुत कम हो जाता है। और वहीं ओमेगा 6 को अगर देखें तो ज्यादातर वेजिटेबल ऑयल्स, ज्यादातर प्लांट ऑयल्स के अंदर ओमेगा 6 पाया जाता है। तो ये ओमेगा 6 जो है ये हम ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, और इसीलिए इंडियन फूड में रिसर्चेस ये बताती हैं कि हमारे फूड के अंदर ये रेशियो 1:30 से 1:70 तक पहुंच गया है। और यही वजह है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं, और जिसमें से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सेल मेम्ब्रेन में स्टिफनेस होना। और सेल मेम्ब्रेन की स्टिफनेस की वजह से बहुत सारे कंसिक्वेंसेस को हम फेस कर रहे हैं पूरी बॉडी के अंदर। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने डाइट में, अगर हम इस रेशियो को करेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें अपने डाइट में ओमेगा 3 की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। और ओमेगा 3 की मात्रा को बढ़ाने के लिए आपकी हेल्प कर सकता है कि आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स को शुरू करें। क्योंकि ये न्यूट्रीलाइट का सामान ओमेगा 3 जो सॉफ्ट जेल है, जब आप इसका एक सॉफ्ट जेल कंज्यूम करते हैं तो ये 180 mg EPA और 120 mg DHA आपको प्रोवाइड करता है, सिंगल सॉफ्ट जेल। और अगर RDA की बात करें, मतलब रेकमेंडेड डेली अलाउंस, जो हमारा हर दिन हमें मिनिमम अमाउंट कंज्यूम करना ही करना चाहिए, उसका 72%, EPA का 72% और DHA का 48% सिर्फ एक सॉफ्ट जेल से आपका ये पूरा हो जाता है। बाकी आप जो फूड लेते हैं तो उससे आपकी डेली की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। तो यानी कि अपने डाइट में सिर्फ एक सॉफ्ट जेल ऐड करने से आप ये सारा जो बैलेंस है इसको फिर से मेंटेन कर सकते हैं। और सेम उसी तरीके से बच्चों के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बच्चों का ब्रेन जो है वो डेवलपिंग फेज में होता है, तो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए उन्हें DHA की ज्यादा जरूरत होती है। तो बच्चों के लिए आप DHA यमीज ओमेगा 3 सॉफ्ट ड्रॉप्स को ऐड कर सकते हैं, और इसके अंदर सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रॉप जो होती है उसको आप बच्चा जब कंज्यूम करता है तो उसको EPA और प्लस DHA की 150 mg मात्रा मिल जाती है। और अगर 4 से 6 साल के बच्चे की एज ग्रुप को देखें तो उसकी डेली की रिक्वायरमेंट ही इतनी होती है। यानी कि सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रॉप आपका बच्चा अगर अपने डाइट के साथ ले रहा है तो आपको निश्चिंत हो जाएंगे कि आपका बच्चे को मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो जा रही है। 6 साल से 12 साल के अगर बच्चे हैं तो उनके लिए आप उनको 2 सॉफ्ट ड्रॉप्स दे सकते हैं। तो न्यूट्रीलाइट ही क्यों न्यूट्रीलाइट के ओमेगा 3 की बात हम कर रहे हैं? क्योंकि न्यूट्रीलाइट के पास 200 साइंटिस्ट की टीम है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। न्यूट्रीलाइट में जितने भी तरीके जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, इनके ओरिजिनल स्पीशीज से ये प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। इनके सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, कोई भी पेस्टिसाइड्स केमिकल्स नहीं यूज किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनका बहुत ही हाई लेवल का है, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और कोई भी प्रोडक्ट बनने के बाद 1000 से ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किए जाते हैं। और यही वजह है कि हमारे बीच में इतने हाईली इफेक्टिव प्रोडक्ट्स ये लेकर के आप आते हैं। इनके हर एक प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको पेटेंट्स मिलेंगे। और सबसे एक और अच्छी बात कि जब आप न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं तो आपको एडेड एडवांटेज मिलता है फाइटोन्यूट्रिएंट्स का, जो अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। और साथ ही साथ सीड टू सप्लीमेंट, यानी कि शुरुआत से रॉ मटेरियल से लेकर के और प्रोडक्ट तैयार होने तक पूरा कंट्रोल अपने हाथ में होता है। रॉ मटेरियल हम किसी और से नहीं खरीदते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम अपनी क्वालिटी को सही तरीके से क्लेम कर सकते हैं और इसीलिए आपको बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फायदा क्या होता है जब आप अपने डाइट में ओमेगा 3 का इंटेक बढ़ाते हैं, डाइट में ओमेगा 3 का रेशियो बढ़ाते हैं, तो इससे फायदा क्या होता है?
आपके ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप अगर डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन, स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम है तो ये उसको खत्म करता है, उसको उसमें आपको रिलीफ दिलाता है। साथ ही साथ हार्ट की हेल्थ के लिए ये सपोर्ट करता है। वेट रिड्यूस अगर आप करना चाहते हैं तो ओमेगा 3 का इंटेक जब आप बढ़ाते हैं तो ये उसमें आपकी मदद करता है। साथ ही साथ क्योंकि स्टेरॉइडल हार्मोन, जो फर्टिलिटी है वो स्टेरॉइडल हार्मोन्स के सही बैलेंस में काम करने के ऊपर डिपेंड करती है। तो ओमेगा 3 जब आप सही मात्रा में ले रहे होते हैं तो आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है और इनफर्टिलिटी को भी हेल्प करता है। साथ ही साथ ये जॉइंट्स के लिए, बोन्स एंड जॉइंट्स के लिए बहुत आपकी हेल्प करता है, क्योंकि बोन एंड जॉइंट हेल्थ में ओमेगा 3 बहुत अच्छा काम करता है। आपको स्ट्रेस, क्योंकि ये स्ट्रेस से रिलीव करता है तो आपकी स्लीप की क्वालिटी को, नींद की क्वालिटी को ये इंप्रूव करता है। विजन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। साथ ही साथ बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, जहां पे भी डैमेजेस हैं उनको रिपेयर करता है। आपकी मेमोरी को शार्पन करता है, और स्पेशली बच्चों के लिए ये हम समझते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो लर्निंग फेज में होते हैं। तो आप अगर अपने बच्चों को अच्छा से ओमेगा 3 के सप्लीमेंट देते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी मेमोरी ज्यादा शार्पन होती है। और इसी तरीके से हम एल्डरली एज में देखें तो वहां पे मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, तो वहां पे भी ओमेगा 3 का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि ज्यादा समय तक आपका ब्रेन अच्छे से काम करता रहे। साथ ही साथ टाइप 2 डायबिटीज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फैटी लिवर डिजीज, आजकल बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि लिवर के ऊपर फैट ज्यादा जम जाता है, उसमें ये मदद करता है। कैंसर होने से भी बचाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जहां पे भी इन्फ्लेमेशन है ये वहां पे उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। साथ ही साथ ओमेगा 3 का इंटेक आपके हेयर, स्किन एंड नेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि प्रेगनेंसी के दौरान जब एक बच्चे का शरीर बन रहा होता है तो उस टाइम उसका हार्ट, उसका ब्रेन, ये दोनों इंपॉर्टेंट ऑर्गन सही तरीके से बन पाए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3 का सही मात्रा में इंटेक करना। तो बहुत सारे, कुछ चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की, लेकिन जब आप ओमेगा 3 के बेनिफिट्स के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन पे ओमेगा 3 का इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका मेजर कॉम्पोजिशन फैट से बना हुआ है, तो इसलिए बॉडी की हर एक सेल के ऊपर ओमेगा 3 का फर्क पड़ता है। तो जब आप सही मात्रा में ओमेगा 3 ले रहे होते हैं तो आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स की सही फंक्शनिंग में आपकी मदद करता है। ओमेगा 3 जैसा मैंने बताया कि हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, ब्लड प्रेशर को भी कम करने का काम करता है। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वहां पे भी ये आपकी मदद करता है। हार्ट बीट को सही रखने में, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लोगों की हार्ट बीट, पल्स रेट बढ़ जाती है, तो ये हार्ट बीट को रेगुलेट करने में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग के रिस्क को कम करता है, क्योंकि हमें जो स्ट्रोक आता है, स्ट्रोक जो है वो, या हार्ट अटैक जो है, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से आता है, तो ये उसके खतरे को भी कम करता है, हार्ट फेल्योर के रिस्क को कम करता है, और कोरोनरी हार्ट डिजीज को मैनेज करने में आपकी मदद कर सकता है। तो अगर आप ओमेगा 3 लेना शुरू करते हैं तो ये हार्ट की प्रॉब्लम्स को सही तरीके से रेगुलेट और मैनेज करने में आपकी मदद कर सकता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने जो एक डायग्राम नजर आ रहा है, ये वो डायग्राम है। आज की डेट में देखा जाए अगर, तो सबसे ज्यादा डेथ्स जो हो रही हैं वो हार्ट डिजीज की वजह से हो रही हैं। तो दुनिया में जितनी ज्यादा डेथ्स हो रही हैं उनमें सबसे ज्यादा मौतें हार्ट की बीमारियों से, उसके बाद कैंसर, उसके बाद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी डिसऑर्डर्स, इन सब की वजह से हो रही हैं। और अगर इनको थोड़ा सा आंकड़ों में आप देखें तो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज से 17.3 मिलियन लोग पीड़ित हैं आज की डेट में, कैंसर से 7.5 मिलियन, स्ट्रोक 6.1 मिलियन लोगों को हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिजीज 4.2 मिलियन लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज हो रही है, पोल्यूशन, बढ़ते हुए पोल्यूशन की वजह से।
किडनी डिसऑर्डर्स, 2 मिलियन लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें किडनी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। 1.2 मिलियन लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो डायबिटीज से पीड़ित हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनको अगर आप देखें तो बढ़ती हुई एज के साथ ज्यादातर लोग इन दोनों प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो इसलिए 90%, 80 to 90% पॉपुलेशन इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। माइल्ड सिम्टम्स या एक्यूट या फिर सीवियर सिम्टम्स, कोई ना कोई सिम्टम्स ज्यादातर लोग फेस कर रहे होते हैं डाइजेस्टिव और जॉइंट से रिलेटेड। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि WHO की रिपोर्ट जो फूड एंड डिजीजेस के ऊपर है, वो ये कहती है कि ये हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक, ये जितनी इस तरीके की बीमारियां हैं, इनका प्राइमरी कॉज है रॉन्ग फूड हैबिट्स और लैक ऑफ एक्सरसाइज। मतलब हम गलत तरीके का खाना खा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से ये बीमारियां हो रही हैं। और WHO का ये मानना है कि इनमें से 60% होने वाली डेथ्स को रोका जा सकता था अगर अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस किए जाएं तो आज जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि आज अगर हम शुरुआत करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करने का, तो हम इन बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। तो ऑप्टिमल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले एक आदत डालिए डेली एक्सरसाइज करने की। हर दिन हमारा मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो डेली एक्सरसाइज करने की आदत डालिए। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। फिर एडिक्वेट रेस्ट, सही तरीके से नींद लेना, एडिक्वेट अमाउंट में रेस्ट करना भी आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तभी आप स्ट्रेस से, टेंशन से रिलीव होते हैं और साथ ही साथ बॉडी के अंदर जितनी भी डैमेजेस, जितनी टूट फूट हुई हैं, वो सही तरीके से रिपेयर हो पाती हैं। और इसके साथ ही साथ गुड न्यूट्रिशन, सही न्यूट्रिशन लीजिए। पहली बात ये जानने की कोशिश करिए कि हमें कौन सी चीजें खानी चाहिए, कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। हेल्दी डाइट किसको कहते हैं, क्या प्रपोर्शन होना चाहिए, कैसे 5 फूड ग्रुप्स को अपने डाइट में शामिल करें और अपनी डाइट को बैलेंस करें। जहां पे कमी रह जा रही है, कैसे वहां पे हम सप्लीमेंट्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी डाइट को बैलेंस करना चाहते हैं, न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करना चाहते हैं और कैलोरी भी रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहते हैं, तो वहां पे सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीजें पहले जानना बहुत जरूरी है, और उसके बाद जब आप देखेंगे कि आप इनको फॉलो करना शुरू करेंगे, तो आपकी हेल्थ और ज्यादा इंप्रूव होती जाएगी। तो मुझे आप लोगों से बातचीत करके रियली बहुत अच्छा लगा। मैं बस एक चीज कहूंगी कि जिसने भी आपको ये लिंक दिया है, आप उनसे कांटेक्ट जरूर करिएगा, क्योंकि जितने भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, उन सारे सवालों के जवाब आपको वो दे सकते हैं, और साथ ही साथ अपने डाइट को सही तरीके से बैलेंस करने और सही सप्लीमेंट्स को ऐड करने में वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू। मुझे रियली